व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे थे और कॉस्ट में मैंने आपको टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ाया था। आज हम एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड में और शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा तो मज़ा आने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 कॉस्ट्स के बारे में पढ़ा था मेनली। अगर मैं वापस से उस पर चलूं तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है तो इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहता है जो कि इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। सर इन्वर्सली एस शेप्ड क्यों होता है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इन्वर्सली एस शेप्ड होने का कारण था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी कि बेसिकली प्रोडक्शन का बिहेवियर। जैसा प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है उस तरीके से इन्वर्सली एस शेप्ड कर्व बनता है। अब देखो इन्वर्सली एस शेप्ड का क्या मतलब है। इन्वर्सली एस शेप्ड का मतलब है कि इनिशियली जो आपकी कॉस्ट बढ़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देख रहे हो, कॉस्ट तो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन स्लोली जा रहा है, गिरता हुआ। उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट होता है और उसके बाद फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यानी यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देखो बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है यार, कि जब आप कोई बिजनेस करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो तो इनिशियली आपके सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, तो वहाँ पे आपका खर्चा कम आता है। बट जब आप ग्रोथ देखते हो फ्यूचर में, आपके फैक्टर्स थोड़े से कम इफेक्टिव हो जाते हैं, स्पेस कम पड़ने लगती है, तो खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो बाद में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इन्वर्सली एस शेप्ड के पीछे कारण समझ रहे हो कि क्यों पहले डिक्रीजिंग रेट और क्यों बाद में इंक्रीजिंग रेट? क्योंकि बाद में आपको चीजें कम पड़ने लगती हैं, रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, तो खर्चा बढ़ता है, राइट। इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल कॉस्ट बन जाता है, वो ऐसा बन जाता है। ये भी पहले डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग रेट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप आएगा तो ऐसे ही कर्व बना के दिखा के आना, राइट, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आउटपुट ले लेना, यहाँ पे टीसी, टीवीसी, टीएफसी ले लेना और ये भी दिखा के आना कि दिस इज डिक्रीजिंग रेट, दिस इज इंक्रीजिंग रेट एंड दिस इज हाउ कर्व्स गो, राइट। अच्छा, अब हमें पढ़ना है कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, इनमें आपसी रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो रिश्ते की जब मैं बात करता हूं तो रिलेशनशिप्स हमेशा स्टार्ट करा करो शेप के साथ। अगर एग्जाम में रिलेशनशिप आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द शेप। पहले शेप बता देना कि TFC इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। TC and TVC are inversely S-shaped because of law of variable proportion. It initially increases with decreasing rate, then constant and finally at a increasing rate. ये हमारे पास होता है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जो TFC और TC है ये कभी origin से शुरू नहीं होते। TFC and TC will never start from origin, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी खर्चा आएगा ही आएगा। सही है, परफेक्ट है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम origin। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे बच्चों इन दोनों के बीच की स्पेसिंग। देखो TC और TVC के बीच का शेप, बीच का स्पेस हमेशा इक्वल रहेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे हमेशा। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज गो पैरेलल, साथ साथ चलते रहेंगे, कभी भी इनके बीच का स्पेस कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में फिक्स कॉस्ट होता है। अगर आप टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही आएगा। इन दोनों के बीच में हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, ऑलवेज इनके बीच में फिक्स कॉस्ट ही रहने वाला है। तो अगर इनके बीच में हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है तो इनके बीच का स्पेस हमेशा इक्वल रहने वाला है, ये हमेशा पैरेलल रहने वाले हैं, राइट। तो लिख दोगे कि ये हमेशा पैरेलल रहेंगे दोनों। अच्छा, उसके बाद सर स्पेस बताओ इन दोनों के बीच में। ये दोनों देखो TC और TFC, इनके बीच का स्पेस इनिशियली तो बिल्कुल जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है इनके बीच का स्पेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि TC में से अगर TVC हटा दूं, TC में से अगर TFC हटा दूं
तो मेरे सामने टीवीसी आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो इनके बीच का गैप भी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ये आपको रिलेशनशिप में लिखना है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो जी, अब आपको जरा मैं यहां से पढ़ा देता हूं। ये हमने पढ़ लिया था। टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होते हैं? बिकॉज इनिशियली टीवीसी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है फिक्स फैक्टर का, और एफिशिएंसी अच्छी होती है इनिशियली जब आप काम करते हो। बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है क्योंकि एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, चीजें कम पड़ने लगती हैं, शॉर्टेज होने लगती है, तो खर्चे बढ़ने लगते हैं, राइट। एक छोटा सा डिफरेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का। इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये आप खुद पढ़ोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मीनिंग लिख देंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है शॉर्ट रन में, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये जीरो होगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो जीरो नहीं होता, सही है। ये वेरिएबल फैक्टर पे लगता है। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, वो फिक्स फैक्टर पे लगता है। उसके बाद शेप आ गया और फिर एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आता है बच्चों रिलेशनशिप। अगर एग्जाम में रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप कैसे करोगे? टेबल बना देना। कर्व मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिया, ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसको छोड़ दो, पीछे मैंने बना के दिखा दिया। अब देखो कर्व रिलेशनशिप लिखना कैसे। आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, टीवीसी, टीएफसी, टीसी हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। सबसे पहला पॉइंट ये लिख के आना है कि एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया। उसके बाद टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, शेप बता दी। टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एस शेप्ड, शेप बता दी। 3 पॉइंट हो गए। देखो अभी तक कुछ फालतू ज्ञान नहीं बताया हमने, सिर्फ ये बताया एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, शेप बताई। 3 पॉइंट बन गए तुम्हारे, 3 पॉइंट बन गए ना। देखो नंबर बनने शुरू हो गए। समझो यार, नंबर लेने की कला, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। हमारे बच्चे स्मार्ट इनफ है, ओके। देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं। जीरो लेवल पे टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं। देखो टीसी भी 12, टीएफसी भी 12। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वेरिएबल कॉस्ट है, वो जीरो पे जीरो होती है। परफेक्ट है। टीसी और टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होते हैं क्योंकि उनके बीच में कौन आता है, टीएफसी आता है, वो हमेशा सेम रहता है। वही बात लिखी हुई है, द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट टीएफसी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। इवन आप उन दोनों का भी बता सकते हो, टीसी और टीएफसी का, कि उनके बीच में टीवीसी आता है, वो बढ़ता रहता है, इसलिए उनका गैप भी बढ़ता रहता है। 6 पॉइंट बन जाएंगे और आपका काम पूरा। परफेक्ट। तो रिलेशनशिप अगर आएगा एग्जाम में, टेबल बनाना, फिर कर्व बनाना, फिर ऐसे 5-6 पॉइंट लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। चलो सर हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। टोटल कॉस्ट होता था कि हमारे पास कितना टोटल खर्चा आ रहा है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज कॉस्ट। सर व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट होता है बच्चों पर यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट का कितना खर्चा आ रहा है। व्हाट इज पर यूनिट कॉस्ट? कभी भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट। जैसे हमने अभी क्या लिया था, हमने फिक्स कॉस्ट लिया था, लेट्स सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, 4 पे भी 12, तो ये 12 ही रहा मेनली। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपका 0 पे 12, 1 पे 12, 2 पे 12, 3 पे 12, 4 पे 12, ये फिक्स्ड ही रहा था, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया पर यूनिट बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ मुझे, कि 0 पे अगर 12 आया तो पर यूनिट कितना। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये हम बोलेंगे इनफाइनाइट, हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद 1 पे 12 तो पर यूनिट तो 12 ही हो गया। 2 यूनिट बनाए तो भी 12, तो पर यूनिट कितना आ गया, 6 रुपए का आ गया। 3 यूनिट बनाए तो भी 12, तो 1 यूनिट कितने का आ गया, 4 रुपए का आ गया। 4 यूनिट बनाए तो भी 12, तो 1 यूनिट कितने का आ गया, 3 रुपए का आ गया। तो अगर देखा जाए आप जितने ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तभी तो जब आप बल्क में सामान खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जो इंसान बल्क में सामान बनाता है उसको पर यूनिट कॉस्ट कम होता चला जाता है, राइट। आ जाओ एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सर एवरेज कॉस्ट होता क्या है,
per unit cost is the relationship between cost and output in a more realistic manner. एक्चुअल में एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तीन प्रकार की पर यूनिट कॉस्ट होती है. कौन कौन सी होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. तीन हो गई. कौन कौन सी? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. सर ऐसे कैसे? तीन कैसे हो गई? देखो, हमने जब शुरू में पढ़ा, जब हम टोटल कॉस्ट को पढ़ रहे थे, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनको जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट. तो जब भी हम टोटल पढ़ रहे थे तो टोटल में ये तीन आए थे. अब इनका अगर पर यूनिट देखना हो, मुझे अगर इनका पर यूनिट देखना हो, जब भी मैं एवरेज कॉस्ट की बात करता हूं, तो इनका पर यूनिट कैसे आता है? सबसे पहले इसका एवरेज देखूंगा, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट. फिर इसका देखूंगा, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फिर इसका देखूंगा, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट. तो मेरे पास तीन चीजें हो जाती हैं. कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं मेरे पास? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है, आ जाओ. क्या क्या आ जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. सबसे पहले आ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट. इनिशियली जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है. जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका 0 पे 12, 1 पे 12, 2 पे 12, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो आप पर यूनिट निकालने के लिए, AFC निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. TFC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो. तो 12 by 0 इनफाइनाइट, 12 by 1 12, 12 by 2 6, 12 by 3 4, 12 by 4 3, 12 by 5 2.4. तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, देखो, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो, मैंने ये लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो कि भैया आउटपुट इधर ले लो, 0 1 2 3 4 5 6, और इधर ले लेता हूँ मैं 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ले लेता हूँ. ठीक है, तो देखो 0 पे कितना है? 0 पे इट इज इनफाइनाइट, तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, कर्व में दिखाई नहीं पाऊंगा. 1 पे कितना है? 1 पे 12, तो यहाँ से शुरू करते हैं. 1 पे 12. 2 पे कितना है? 2 पे 6, 2 पे 6. 3 पे कितना है? 3 पे 4, 3 पे 4 आ गया. 4 पे कितना है? 4 पे हमारे पास है 3, 4 पे है 3, 5 पे है 2.4. अगर आप करोगे, पीछे आया था, तो कैसा बन रहा है? देखो, इस तरीके से ये बनता है. ठीक है, तो ये आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट. ये आ गया हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट. और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप है, व्हाट इज दिस शेप? इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो सेम होता है एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे. मतलब एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा. जैसे पहला तो ये आ गया, तो ये इतना था, ये इतना सा था. अब अगर ये बढ़ा तो इधर उतना ही कम हो गया. जो एरिया है ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, है ना. तीसरा वाला ये हो गया, चौथा वाला हमारे पास ये हो गया, फिर पांचवा हमारे पास ये हो गया. ऐसे तो एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है. इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये नीचे कम होता जा रहा है. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा. ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा. इसको टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी कभी जीरो नहीं होगा. इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, नेवर, कभी टच नहीं करेगा. ठीक है, परफेक्ट हो गया, सही हो गया जी. चलो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं चीजें दिखा दूं. देखो क्या है. फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल, AFC diminishes by the same proportion, ठीक है, as that of the proportion of increase in the number of units. जैसे जैसे number of units बढ़ रही हैं वैसे वैसे average fixed cost कम होता जा रहा है. and the product will always be same and equal to TFC.
सही है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसका प्रोडक्ट हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट के ही बराबर आएगा जब भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, परफेक्ट है ना। चलो सही है सर। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, AFC कर्व है कैसा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स, हर पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है। AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट गेट्स नियरर टू बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के करीब आएगा लेकिन टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि y पे इनफाइनाइट है, कैसे टच करूं, और x पे जीरो नहीं हो सकता कभी भी, परफेक्ट। देखो AFC can never touch x axis as TFC can never be zero. AFC can never touch y axis because at zero level of output TFC is a positive value और वो इनफाइनाइट बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सावधान इंडिया सवाल है, इसको मार्क कर लेना, सावधान इंडिया सवाल तुम्हारे पेपर में पूछेगा जरूर, एग्जामिनर चेक करता है, दिस इज सावधान इंडिया सवाल कि AFC दोनों एक्सिस को टच क्यों नहीं करता। परफेक्ट हो गया जी। चलो अब चलते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या था, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकलेगा, TVC अपॉन Q, बस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, है ना। देखो मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखो जब आपको AFC निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ABC निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, पर यूनिट कॉस्ट आती रहेगी, सही है। चलो तो देखो हमने वही वाली टेबल ली, आउटपुट 0 1 2 3 4 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 6 10 15 24 35, डिवाइड कर दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 1 पे 6 by 1 6, 10 by 2 5, 15 by 3 5, तो जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया वो कैसे आया बच्चों, 6 5 5 6 7, ये आया 6 5 5 6 7। तो कैसे बनेगा इसका कर्व, जब आप इसका कर्व बनाओगे, जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाओगे, आप प्लॉट करके देखना, तो इसका कर्व लॉ बना ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया है 6 5 5 6 7, 6 5 5 6 7, यस। 0 पे तो अनडिफाइंड है, 1 पे 6, 2 पे 5, 3 पे फिर 5, 4 पे 6, 5 पे 7। तो देखो कुछ इस तरीके का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनता है, ठीक है। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा बन गया, इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व। सर ये यू शेप्ड क्यों है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट बच्चों इनिशियली कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर बढ़ने लगती है। तो इसके 3 फेसेस हैं, पहले डिक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग। इसको ध्यान रखना, ये नेचर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, सही है। इधर आउटपुट लिख देंगे और इधर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज होता चला गया। आओ पढ़वाता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसा बनता है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। अब आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या। देखो जी, फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल AVC इनिशियली फॉल्स, पहले गिरेगा, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल इट स्टार्ट्स राइजिंग, कम होगा, अपने मिनिमम पे जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा। इट इज अ यू शेप्ड कर्व, एज इट्स इनिशियली फॉल्स देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड फाइनली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कोई और रीजन पूछने लगे सर एक्चुअल रीजन बताओ, तो बोलते ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन बिहाइंड द शेप, ठीक है। चलो नाउ लास्ट आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगा पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा कि भैया 1 यूनिट बनाने में 12 रुपए का खर्चा आ रहा है, फिक्स्ड 6 आ रहा है वेरिएबल, तो टोटल कितना आया 18। टोटल कितना आया हमारे पास 18। अब देखो हमने क्या करा है, ये बेसिकली एवरेज ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, टोटल नहीं लिखे हुए हैं,
ठीक है, ये क्या है, एवरेज ही है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, AFC प्लस AVC को ऐड कर दिया कि भैया अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी किया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी किया हुआ है, इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। या फिर आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर सकते हो, बात तो एक ही है। तो या तो आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर लेना या फिर इन दोनों को जोड़ देना, AFC प्लस AVC, सही है। तो हमने ऐड करा तो 1 पे आ गया 18, 2 पे आ गया 11, 3 पे आ गया 9, 4 पे आ गया 9, 5 पे आ गया 9.4। अब देखो इसका भी क्या बिहेवियर है, पहले गिरेगा 18 से 11, 11 से 9, फिर रुक जाएगा यहाँ पे और फिर बढ़ने लगेगा। तो जब आप इसको भी प्लॉट करोगे, जब आप इसको भी प्लॉट करते हो, यानी कि जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाओगे तो फिर वो भी 18 से गिरेगा, 9 पे जाएगा और फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये आपका बन गया एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको आप प्लॉट करके देखना एग्जैक्टली टेबल के तरीके से। तो ये भी कैसा बनेगा, ये भी यू शेप्ड बन रहा है। इसका भी बिहेवियर कैसा है, पहले डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, 9 पे कांस्टेंट हुआ एंड देन इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो इसका बिहेवियर भी, ये भी यू शेप्ड कर्व है बच्चों। रीजन क्या है इसका यू शेप होने का, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सब जगह रीजन यही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि कॉस्ट होती ही प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है बच्चे, सही है। तो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन। यहाँ पे आपने आउटपुट लेना है और यहाँ पे आपने एवरेज टोटल कॉस्ट लेना है, ये आपकी चीजें बन जाएंगी। परफेक्ट हो गया, डन हो गया बेटा जी। तो दिस इज हाउ योर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज प्रिपेयर्ड। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन जो आपने ऊपर लिखा था, देखो क्या लिखेंगे, इन द अबव डायग्राम and schedule AC is a U-shaped curve, initially falls, after reaching its minimum it starts rising। 3 फेसेस कौन से होते हैं बेटा, पहले फेस में दोनों के दोनों गिरते हैं, सेकंड फेस में कांस्टेंट हो जाते हैं और तीसरे फेस में बढ़ने लगते हैं, AC भी और AVC भी। परफेक्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज जस्ट अ रीड ओनली थिंग। नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप, तीनों का रिलेशनशिप, AC, AVC, AFC। आज आपका होमवर्क यही है, एक बार आपको तीनों का बिहेवियर पढ़ना है और लिख के देखना है ना। और रिलेशनशिप मैं हमेशा की तरह नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जैसे टोटल की कराई। तो आपका आज होमवर्क क्या है, देखो सबसे पहले तो टोटल वाले कर्व्स बना के देखना। ये कर्व है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर ये कर्व आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर अगर ऊपर से बनाऊं, यहां से बनाऊं, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, सही है। अब आप इन तीनों को कंबाइंड बनाओ तो कैसा बनेगा, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट। परफेक्ट है, मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही। फिर आज हमने एवरेज कॉस्ट पढ़े। सर एवरेज कॉस्ट कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, सही है। अब इसकी रिलेशनशिप्स मैं आपको कल सिखाऊंगा, जिसमें हम तीनों ही कर्व्स देखने वाले हैं कि कौन सा होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, कौन सा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, आज पढ़ना है। और अगली क्लास में कॉस्ट आपका मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, कुछ छुटर पुटर रह गया तो एक पार्ट और, अदरवाइज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आई होप गाइज आपको कॉस्ट पूरा समझ में आ रहा है। कर्व्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ये बना के देखो एक एक कर्व अपने हाथ से, राइट, तभी मजा आएगा। चलो नेक्स्ट में मिलते हैं, कुछ और चीजें करेंगे और बढ़िया धमाका मचाएंगे, एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।